বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বড় সাফল্য পাওয়ার পর থেকে উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্য রাজনীতিতে আরো কঠিন লড়াই করার লক্ষ্যমাত্রা বিজেপি। দল ও দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে নতুনভাবে রণকৌশল সাজাতে সমস্ত বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করল ভারতীয় জনতা পার্টি। বুধবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ভবনে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিজয়ী বিধায়ক ও দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে বিজেপি। এদিন বৈঠক শেষে বিজেপি নেতা তথা মাদারিহাট বিধানসভার বিধায়ক মনোজ তিগ্গা মন্তব্য করেন, গত বাম আমল থেকে তৃণমূল সময় পর্যন্ত গোটা উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার শিকার হয়েছে। গত 10 বছরে উত্তরবঙ্গে সেরকম কোনো উন্নয়ন করেনি তৃণমূল। আর উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে ঢেলে ভোট দিয়েছে, ভালোবাসা গ্রহণ করেছে। তাই উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রীরা মিলে গোটা উত্তরবঙ্গকে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সেই সব নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। মূলত উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন করাটাই তাদের প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্য বলে জানান তিনি আরো বলেন, উত্তরবঙ্গের চা শিল্প এখন মৃতপ্রায়। এখানে চা শিল্প ছাড়া আর কোনো শিল্পই আজ পর্যন্ত আসেনি। তাই আগামী দিনে চা ছাড়া আরও কোনো শিল্পের সম্ভাবনা তৈরি করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয় এই বৈঠকে। এছাড়া আগামী দিনে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষকে আর কি উন্নয়ন দেওয়া যায় সেসব নিয়ে আলোচনা হয় এই বৈঠকে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শঙ্কর ঘোষ, শিখা চ্যাটার্জি, নীরজ জিম্বা সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিধায়ক ও নেতা কর্মীরা। এদিন বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠক করে দার্জিলিং এর সাংসদ তথা বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা। काम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप क्या पूछना चाहिए पूछिए। देखिए मैं वही बता रहा हूं। देखिए नेता होने के नाते हमारा पहला फर्ज है कि जनता की जो अपेक्षा है उसमें हम उनके साथ खड़े रहें, और वो हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। फिर मैंने बताया नॉर्थ बंगाल का बनना या गोरखालैंड का बनना या नहीं बनना, ये सब विषय इस तरह से प्रेस में डिसाइड नहीं होते। जब भी ऐसा समय आएगा, ऐसी परिस्थिति होगी, हम अपनी जनता के हित के लिए जो भी विषय रखना होगा, हम सब नेतागण अपनी जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए वो विषय हम जरूर रखेंगे। थैंक यू जी। हेल्प नहीं कर रहा है, इस बारे में क्या कौन? बीजेपी जो एमएलए है उत्तर बंगाल में वो काम नहीं करने। देखिए बीजेपी के एमएलए नहीं, मैं स्वयं बीजेपी का सांसद हूं। पिछले 2 साल से मैं भी देख रहा हूं कि जो विरोधी दल के नेता हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उसको अपनी जनता के काम करने में यहाँ की सरकार उनको रोकती है, यहाँ का प्रशासन भी उनको रोकता है, यहाँ का पुलिस भी उनको रोकता है। इवन आप देखिए, मैं एक सांसद हूँ, मेरे क्षेत्र के लिए हर साल मुझे 5 करोड़ रुपए मिलता है। 2 साल पूरे हो गए, 10 करोड़ रुपए मुझे मेरे खाते में आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी तक सैंक्शन हुए हैं, और वो भी जाकर के सारे जो है आपके डीएम के बाद जाकर के सारे ब्लॉक लेवल पे अटके हुए हैं। यानी आज तक 25% काम भी जनता का नहीं हुआ। सो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि ममता दीदी के टीएमसी के राज में हमें कई बार ऐसा लगता है, मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग करता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का नहीं, तालिबान का शासन है। डायरेक्टरेट ने आज जो है समन किया है, और नारदास टीम में जो लोग फंसे हुए थे उनको फिर से बुलाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है, और किसी ने कोयले की चोरी की है, अगर मान लो किसी ने गाय की तस्करी की है, कटमनी लिया है, सोने की तस्करी की है, तो उसको तो कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी ने गलती नहीं की है तो मुझे लगता है उसको कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक शीर्ष नेता की पत्नी ने ये कह दिया कि हम जो है कोविड के कारण ईडी के सामने नहीं आ सकते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये दोगलापन क्यों? कल टीएमसी के सारे नेता जाकर के इलेक्शन कमीशन में बैठ गए थे कि पश्चिम बंगाल से कोविड समाप्त हो गया है, आप बाई इलेक्शन कराइए, जिससे हम ममता दीदी को जल्द से जल्द संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री बनाएं। ऑथराइज चीफ मिनिस्टर ममता दीदी को बनाने के लिए एक तरफ वो कहते हैं कि कोरोना समाप्त है, और दूसरी तरफ वही पार्टी के लोग ईडी को साथ में ये भी लिखते हैं कि कोरोना के कारण हम नहीं आ सकते। सो पता है हमारे यहाँ पे सही अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है।
वो सब आपको बता दी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सब विधायकगण और सब नेताओं ने ये संकल्प लिया है कि नॉर्थ बंगाल की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी पे जो विश्वास दिखाया है उस पे हम खड़े उतरेंगे और जो भी चुनाव के समय जनता से हमने वादे किए हैं, चाहे वो नॉर्थ बंगाल में यूनिवर्सिटी बनाना हो, चाहे एम्स जैसा अस्पताल बनाना हो, चाहे दार्जिलिंग तराई डुवर्स का स्थायी राजनीतिक समाधान हो, उन सब समस्याओं का समाधान हम अपनी जनता के लिए अवश्य करेंगे। और इस तरह के बहुत सारे जो है विषय उस बैठक के अंदर में आए, उसमें से बहुत सारे विषय मैं मीडिया के सामने इस समय नहीं रख सकता, लेकिन कुल मिला के ये बहुत अच्छी बैठक रही और आने वाले समय में भी इसी तरह नॉर्थ बंगाल के हम सब विधायक और सांसद लोग मिलते रहेंगे और नॉर्थ बंगाल के साथ जब जब अन्याय होगा तब तक हम नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ खड़े होंगे। मित्रों, देश में बहुत सारे विषय चल रहे हैं, उनमें से भी एक बार मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो अफगानिस्तान का विषय। दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल क्षेत्र से 200 से ज्यादा लोग हमारे नॉर्थ बंगाल में विशेष करके नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग से अफगानिस्तान के अंदर में वहां पे फंसे हुए थे और वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित वापस आ चुके हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और MEA का और हमारे मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक डिफिकल्ट जो है टास्क था और बहुत कठिन परिस्थिति तालिबान के कारण अफगानिस्तान में पैदा हुई थी। 2-3 महीने से इस तरह के विषय चल रहे थे। भारत सरकार ने कई एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 3 लाख की फौज वाला अफगानिस्तान इतने जल्दी तालिबान के सामने हाथ खड़े कर देगा और उस 3 लाख में से भी 60,000 से ज्यादा अमेरिका से ट्रेंड थे। लेकिन अचानक ये स्थिति पैदा हुई, लेकिन भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत अपने करीब 1600 से 1700 लोग भारतीय ऐसे फंसे हुए थे जो वापस अपने मुल्क आना चाहते थे, उनको सकुशल वापस करने में इस सरकार ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई और मैं नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से जो है मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर का और MEA डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ। पता है हमारे